हेलो स्टूडेंट्स, आज की अपनी इस वीडियो के अंदर, इस क्लास के अंदर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आज की अपनी क्लास में जो जो टॉपिक कवर होंगे प्यारे बच्चों, वो मैंने बोर्ड के लेफ्ट साइड आपके लिखे हैं। ऑलमोस्ट एंटायर जो आपका चैप्टर है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन सीबीएसई ने इस साल कुछ टॉपिक आपके डिलीट किए हैं इस चैप्टर के। वो कौन कौन से टॉपिक हैं? वो आपके मेनली 2 टॉपिक्स हैं। नंबर 1 इलेक्ट्रिकल जनरेटर, वो आपको सिलेबस से हटा दिया है सीबीएसई ने इस साल। और साथ ही आपका एक हाउस होल्ड का सर्किट था, डोमेस्टिक सर्किट नाम है इस टॉपिक का, वो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस वो आपको एग्जाम में नहीं आएंगे बेटा। सो उनको छोड़ के बाकी जितने भी टॉपिक हैं इस चैप्टर से रिलेटेड वो हम सारे 1 बाय 1 करके इस आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर फर्स्ट टॉपिक, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट एंड फील्ड लाइंस। सो इसको स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक ग्रेट साइंटिस्ट के बारे में बताना चाहूंगी, और जो कि बहुत जरूरी भी है। एक साइंटिस्ट हुए हैं हंस क्रिस्टीन ऑर्स्टेड। उन्होंने बेटा 1820 के अंदर एक्चुअली वो ये प्रैक्टिकल नहीं कर रहे थे, ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे थे, वो कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। लेकिन उनकी जो टेबल थी, जो एक्सपेरिमेंटल टेबल थी, उसके ऊपर एक वायर रखी थी जिसके अंदर से करंट पास हो रहा था, और उनकी टेबल पे आसपास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स रखे थे। उन इंस्ट्रूमेंट्स में से एक आपका मैग्नेटिक कंपास भी रखा गया था। एक्सीडेंटली क्या होता है, जैसे ही वो अपना कुछ और एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं, वो जो वायर में से जब करंट जाता है तो वो जो कंपास की नीडल है वो रोटेट होती है। अब वो ये सोचते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो उन्होंने जब इस चीज को ऑब्जर्व किया, एक्सपेरिमेंट किया इसके ऊपर, तो पाया कि जब एक करंट कैरिंग वायर के अंदर, मैंने क्या बोला, करंट कैरिंग वायर के अंदर आपका करंट पास होता है, तो उसके चारों तरफ, उसका जो चारों तरफ का रीजन है, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होती है। और उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ही आपकी वो जो मैग्नेटिक कंपास की निडल है आपकी, वो रोटेट हो रही है। सो ये आपको लगेगा कि एक छोटी सी बात है, इसमें क्या बड़ी बात है? सो डियर स्टूडेंट, इसमें बड़ी बात इसलिए है क्योंकि 2 फिनोमिना होते हैं फिजिक्स में, एक आपका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड, एक मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म बोलते हैं। मींस हम इलेक्ट्रिकल फील्ड को मैग्नेटिक में कन्वर्ट कर सकते हैं, मैग्नेटिक फिनोमिना को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी। क्यों? क्योंकि आगे चल के इसी डिस्कवरी पे के बेस पे जो हम लोग ये आजकल रेडियो पे, टीवी को ये ऑब्जर्व करते हैं, ये देखते हैं, ये सारे फिनोमिना, और ये अकेले ये टीवी रेडियो ही नहीं बेटा, जितने आपके और फिनोमिना जो रेडियो, जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे बेस है बेटा, सो वो आगे चल के वो इसी थ्योरी से जनरेट होते हैं। सो जब उनसे पूछा गया कि आपने क्या बड़ा काम किया, ये से क्या मिला, आप एक छोटी सी वायर में आपने तो करंट प्रोड्यूस करके दिखा दिया, तो उन्होंने क्या बोला कि जो एक काम न्यू बॉर्न बेबी का होता है, वो काम आज इस छोटे से एक्सपेरिमेंट ने किया है। कहने का मतलब कल को वो जो न्यू बॉर्न बेबी है वो क्या कर दिखाएगा ये किसी को नहीं पता। तो ये तो एक छोटी सी स्टोरी थी जो मुझे लगा मैं आपके साथ शेयर करूं। सो लेट अस स्टार्ट। उन्होंने जो डिस्कवरी की थी बेटा, उसी के बिहाफ को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। बात आती है मैग्नेटिक फील्ड की। तो बोला जाता है एक मैग्नेट के, एक चुंबक जो होता है, उसके चारों तरफ के रीजन में, उसके चारों तरफ के एरिया में जहां तक वो फोर्स एक्सर्ट करता है दूसरी बॉडी पे, या तो दूसरी बॉडी को अट्रैक्ट करेगा या रिपेल करेगा, या उसके साथ कोई भी अट्रैक्शन या रिपल्शन शो नहीं करेगा, तो वो जो लिमिटेड एरिया है, वो जो रीजन है, उसको हम बोलते हैं आपका मैग्नेटिक फील्ड, राइट? अब बात आती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की। तो मैंने आपके लिए आपकी बुक का ही एक डायग्राम ड्रॉ किया है। सपोज अपने पास ये एक बार मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ इसके पास 2 पोल है। तो जो आपकी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है डियर स्टूडेंट, वो इमेजिनरी लाइंस होती है, एक्चुअल में नहीं होती है। वो 2 शेप की होती है, या तो होती है स्ट्रेट लाइन, और या होती है कर्व नेचर की। अब स्ट्रेट लाइन है तो स्ट्रेट लाइन तो आपको डायरेक्शन दे देगा इजीली। मैग्नेटिक फील्ड की लाइन है, अगर स्ट्रेट है तो हम बता सकते हैं कि वो लेफ्ट में है, राइट में है, अप में है, डाउन में है। लेकिन अगर वो कर्व है तो कर्व के ऊपर जो टेंजेंट जब ड्रॉ होता है बेटा, तो वो आपको बताता है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की डायरेक्शन क्या है, राइट? सो इसी के बिहाफ
यहाँ पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो आपके सिलेबस में है, जो 10th क्लास के लेवल की है, सो उनको मैं वन बाय वन करके डिस्कस करती हूँ। जैसे नंबर 1 मैंने शॉर्टकट में लिखा है आपके लिए, ये पूरा कंप्लीट नहीं लिखा है बेटा, तो प्लीज आप एग्जाम में एज इट इज मत लिख के आना, आप इनको थोड़ा मैनिपुलेट करके लिख के आना। जैसे नंबर 1 है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी क्या होती है, इमेजिनरी लाइन। नंबर 2 पे जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है उनके पास डायरेक्शन भी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका कुछ मैग्नीट्यूड भी होता है। तो कहने का मतलब जो आपका मैग्नेटिक फील्ड की अगर मैं बात करूं तो वो एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। उसके लिए मैंने थोड़ा सा यहाँ पे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन भी लिखा है आपके लिए, उसको भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है, अगर मैग्नेटिक फील्ड की लाइन पूछी जाए कि वो कहां से स्टार्ट होती है और कहां पे एंड होती है, तो दे इमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट एंड मर्ज एट द साउथ। मतलब स्टार्ट होती है नॉर्थ से और एंड होती है साउथ पे। जैसे आप यहां देखें, आउटर में तो नॉर्थ से चलेंगी, साउथ पे जाएंगी, लेकिन अगर मैग्नेट की इनर की बात की जाए तो इनर में वो वापस साउथ से नॉर्थ आती है बेटा। इसी रीजन की वजह से यस दे फॉर्म अ कॉन्टिन्यूअस एंड क्लोज कर्व या लूप। मींस आपकी मैग्नेटिक जो लाइन होती है वो कॉन्टिन्यूअस भी होती है, बीच में कोई ब्रेक नहीं होता उनमें, और वो क्लोज लूप बनाती हैं। लेकिन अगर मैं आपको थोड़ा सा कंपेयर करके बताऊं, आपको इलेक्ट्रिकल फील्ड जो लाइन होती है बेटा वो आपकी कॉन्टिन्यूअस होती है, लेकिन वो आपकी क्लोज लूप नहीं बनाती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड आपकी बनाती है। नेक्स्ट इज नो टू फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपका बोर्ड एग्जाम में भी आया हुआ है पेपर में क्वेश्चन, ये 1 मार्क्स में, कि क्या कोई दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर सकती है? सो आंसर इज नो, नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि अगर वो दोनों एक पॉइंट पे मीट करेंगी तो उस एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शन हो जाएंगी बेटा, जो कि पॉसिबल नहीं है, राइट। नेक्स्ट इज स्ट्रेंथ इज इंडिकेटेड बाय द क्लोजनेस ऑफ द फील्ड। इसका क्या मीनिंग है? आप यहां देखें, इस एरिया के अंदर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, वो पास पास है, क्लोज है, तो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है वो यहां ज्यादा है पोल्स के ऊपर, राइट। और जो यहां इस एरिया में अगर हम देखें तो वो उनकी स्पेसिंग ज्यादा है, इसका मतलब वो आपकी फार है, दूर है, जिसकी वजह से जो स्ट्रेंथ है आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वो इस पार्ट में आपकी कम है। मिस अगर पूछा जाए तो एक आपके पास सपोज अगर मैग्नेट है तो मैग्नेट के पोल के ऊपर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होती है और सेंटर में मैग्नेटिक फील्ड वीक होती है, या मैं बोलूं ना के बराबर होती है बच्चों। नेक्स्ट इज like pole repel and unlike pole of magnet attract each other। ये आपको 6th क्लास से बात पता है कि तो सिमिलर पोल आपके क्या करते हैं, रिपल्शन, सेम टाइप के, और जो अपोजिट पोल होते हैं वो आपके करते हैं अट्रैक्शन, ठीक है। अब मैंने आपसे ये जो बी मैग्नेटिक फील्ड होती है, क्योंकि ये सेम आपका जो चैप्टर है ये 12th क्लास में भी है बेटा, तो सीनियर क्लासेस में आप जाओगे तो इसको डिटेल में पढ़ोगे। अभी 10th क्लास के लेवल के लिए आपकी यही बातें अगर आप याद कर लोगे तो मोर देन इनफ आपके एग्जाम के लिए। सो बी जो होती है उसकी यूनिट होती है टेस्ला, मैग्नेटिक फील्ड की। ये एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। जो फोर्स होती है किसी, अगर मान लो सपोज इस रूम के अंदर मैग्नेटिक फील्ड है और एक चार्ज पार्टिकल उसके अंदर एंटर करता है, तो इस रूम की मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे कितनी फोर्स लगाएगी उसका फॉर्मूला होता है ये QVB। यहाँ पे Q उस पार्टिकल का चार्ज, B जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड, और V उस चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी। यहां से रोटेट करके मैग्नेटिक फील्ड भी निकाल सकते हैं, तो वो एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए मैंने आपको बताया था। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस मैनर वी कैन कंप्लीट आवर फर्स्ट टॉपिक। अब अपने पहले टॉपिक में ये सारा का सारा लर्न करेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। यस, दिस इज आवर सेकेंड टॉपिक ऑफ एनसीईआरटी बुक। मैंने जितने भी आपके टॉपिक लिखे हैं बोर्ड के लेफ्ट में वो सारे मैंने एनसीईआरटी की बुक के सीक्वेंस में लिखे हैं, ताकि अगर आप बुक को पढ़ो तो आपको प्रॉब्लम ना आए बेटा। सो स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। एक कंडक्टर है जो करंट कैरिंग है, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड या उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड को कैसे हम डिफाइन करें। सो डियर स्टूडेंट, जो ये सेकंड टॉपिक है ये आपकी बुक में एक एक्टिविटी को सोल्व करता है। मींस इसके अंदर एक एक्टिविटी बताई गई है इस टॉपिक में, 13.4 वो एक्टिविटी है।
उसमें एक कॉपर की वायर ली गई है, 3 आपके पास सेल है जिनकी वैल्यू है 1.5 वोल्ट ईच। कॉपर की जो वायर है उसको इस अरेंजमेंट में, ये दो डायग्राम आपको एक्टिविटी में मिलेंगे, इसमें एक प्लग की है अपने पास, 3 सेल की अपने पास बैटरी है और एक अपने पास कॉपर वायर है और एक कंपास नीडल है। हमें करना क्या है बेटा, हमें 2 सेपरेट डायग्राम बनाने हैं। फर्स्ट टाइम पे क्या करना है, जो आपकी बैटरी है उसको इस टाइप से अरेंज करना है कि आपका जो करंट है वो आपका, सपोज अगर यहाँ पे नॉर्थ है साउथ माने इस डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, तो आपका नॉर्थ टू साउथ आपका मूव करे इस टाइप से। सेकेंड में उसको थोड़ा रिवर्स करके चेंज कर दें ताकि आपका करंट साउथ टू नॉर्थ आपका मूव करे, राइट। कहने का मतलब सर्किट के अंदर अगर आपने बैटरी लगाई है तो उसके पॉजिटिव से नेगेटिव आपका जो करंट है वो मूव करता है, ये बात का ध्यान रखना है। अब क्या ऑब्जर्व करते हैं, फर्स्ट केस के अंदर जब आपका करंट यहां से यहां मूव कर रहा है तो जो कंपास नीडल की है, ये जो नीडल ये आपकी इस डायरेक्शन में जाती है, मींस आपकी इस डायरेक्शन में जाती है अगर हम इसको ऑब्जर्व करें। और जब सेकंड में किया तो वो आपकी सेकंड साइड में मूव होती है जो कि अपना इस डायग्राम के अकॉर्डिंग वेस्ट बनता है। तो एक आपका इंपॉर्टेंट रूल है बेटा, वो क्या, स्नो रूल बोलते हैं उसको। स्नो में जो एस है आपका वो साउथ, एन आपका नॉर्थ और डब्ल्यू आपका वेस्ट। मैं आपको एक छोटा सा हिंट बताती हूं कि आपको पेपर में कैसे याद रहेगा कि जब करंट की डायरेक्शन रिवर्स होगी तो आपकी जो निडल है, मैग्नेटिक निडल, वो किस डायरेक्शन में मूव करेगी। तो यहां आप देखें, अगर आपका करंट साउथ से नॉर्थ मूव करता है, करंट कहां से, साउथ से नॉर्थ, तो जो निडल है उसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, वेस्ट। आप एक ये रूल याद कर लो, इसका रिवर्स, जैसे अगर नॉर्थ टू साउथ करेंगे तो अपने आप ये क्या हो जाएगी, ईस्ट। आप ऐसे इस एक्टिविटी को लर्न कर सकते हो डियर स्टूडेंट। सो नेक्स्ट टॉपिक इज सेम है आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। देखो, करंट कैरिंग कंडक्टर किसी भी शेप का हो सकता है बेटा। अपने 10th क्लास के सिलेबस में तीन टाइप को डिस्कस किया गया है। जैसे नंबर 1 एक स्ट्रेट वायर, नंबर 2 एक लूप, सर्कुलर लूप, और नंबर 3 के ऊपर सोलेनॉइड। इन तीन के अंदर आपका करंट पास करके मैग्नेटिक फील्ड के इफेक्ट को देखा गया है। तो वही उसी सीक्वेंस में स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड टॉपिक, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट वायर। ये स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर के अंदर आपका अगर करंट पास कर दे तो उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे होती है, दिस इज द टॉपिक। अब आपकी एनसीईआरटी की बुक की अगर बात की जाए तो आपकी बुक में बेटा इस टॉपिक से रिलेटेड एक्टिविटी है 13.5। उस एक्टिविटी को ही हम डिस्कस करेंगे तो आपका जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा। उस एक्टिविटी में क्या है, आपकी थिक कॉपर वायर ली गई है, सपोज इसका नाम रख देते हैं XY, ठीक है। साथ में एक वेरिएबल रजिस्टर है, एक एमीटर है जिसकी रेंज 0 से लेके 5 एम्पियर तक है, एक बैटरी है जो कि आपकी है 12 वोल्ट की, और एक प्लग की है। सारे के सारे अरेंजमेंट को हम सीरीज में कनेक्ट करेंगे। आपको जो ये स्क्वायर शेप का दिख रहा है ये एक कार्डबोर्ड है जिसको हमें इस टाइप से फिट करना है कि ये आपका अप एंड डाउन ना जाए, मींस इसकी पोजीशन चेंज ना हो। और साथ ही हमें इस बात पे भी ध्यान देना है कि ये जो अपनी XY, जो ये अपनी कॉपर की थिक वायर है, ये भी वर्टिकली आपकी रहे स्ट्रेट लाइन में, ये भी आपका टिल्ट ना हो, ये भी आपकी पोजीशन चेंज ना करे। अब जब हम क्या करेंगे, प्लग की को प्रेस करेंगे, उस टाइम पे बैटरी के पॉजिटिव से आपका करंट मूव करेगा और नेगेटिव की साइड पे जाएगा। अब आपको ये प्रोसेस करने से पहले एक चीज और करनी है, ये जो कार्डबोर्ड है इसके ऊपर आपको आयरन जो है उसको पाउडर फॉर्म में लेना बेटा, और उसको स्प्रिंकल करना है। वैसे तो आपको यूनिफॉर्मली स्प्रिंकल करना है, लेकिन अगर आप उसको हाथ से डालोगे तो वो क्या है, नॉन यूनिफॉर्मली आपका स्प्रेड होगा। अब इसको करने के लिए जो आपका साल्ट स्प्रिंकल होता है आपके पास घर पे, जिसे आप अपने सैलेड के ऊपर साल्ट वगैरह को आप स्प्रिंकल करते हैं, स्प्रिंकलर जो आपका होता है उसके अंदर आप उसको डाल लें और फिर यूनिफॉर्मली इसके ऊपर स्प्रिंकल करें, उसको छिड़के इसके ऊपर आयरन की पाउडर फॉर्म, ठीक है। अब जब आपने की को प्रेस किया, इस कंडक्टर में से करंट पास हुआ, तो ड्यू टू दैट
इसके चारों तरफ, वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेट होगी। उसकी वजह से आप क्या देखेंगे, ये जो आपकी आयरन फिलिंग है जो आपने स्प्रिंकल की है, ये अपने आप को एक सर्कल के फॉर्म में अलाइन कर लेंगी। कोसेंट्रिक सर्कल मीन्स, मैंने बोर्ड पे रिजल्ट लिखा है, जो इस एक्टिविटी का रिजल्ट है क्या, इट कैन बी नोटिस दैट द कोसेंट्रिक सर्कल्स represent the magnetic field around a current carrying straight wire become larger as we move away from it। जैसे आप इससे दूर जाओगे उतना ही बड़ा सर्कल आपका बनता चलेगा। ये तो थी एक इसकी बात और एक इसका रिजल्ट। सेकेंड जो क्वेश्चन माइंड में आता है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, सर्कुलर शेप की होगी, एक स्ट्रेट वायर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी शेप तो हमारे पास आ गई, लेकिन डायरेक्शन क्या होगी ये हमें कैसे पता चलेगा। तो आपको क्या करना है, एक मैग्नेटिक कंपास लेना है, इस सर्कल के कहीं पे भी आप उसको अगर रख के देखोगे तो उसकी जो नीडल है वो जिस डायरेक्शन में इंडिकेट करेगी वो आपका होगा नॉर्थ, मींस आपकी वो नॉर्थ डायरेक्शन में जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपका इसमें करंट एक्स से वाई में जा रहा है डाउनवर्ड, तो उसकी जो एरो है, आपको अगर आप यहाँ पे कंपास नीडल रखते हो तो उसकी एरो आपको इस साइड इंडिकेशन देगी, तो आप एक एरो लगा सकते हो यहाँ पे। साथ ही आप एक और भी चीज इसके अंदर ऑब्जर्व कर सकते हो, नेक्स्ट टाइम पे आप की को क्या करें, रिमूव करें, इस बैटरी की डायरेक्शन को चेंज करें, मींस करंट की डायरेक्शन को चेंज करें, इस टाइम पे आप करंट को y टू x पास करें। तो ऐसा करने से आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि इस टाइम पे जब आपने करंट की डायरेक्शन को चेंज किया तो यहां पे शेप तो आपके कोसेंट्रिक सर्कल की ही होगी, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है बेटा अब की बार वो आपकी चेंज हो जाएगी। तो आप इस एक्टिविटी से ये भी ऑब्जर्व कर सकते हो। कहने का मतलब इस सेम एक्टिविटी से आपने तीन चीजें ऑब्जर्व की। नंबर वन थिंग इज आपने शेप का पता लगाया, नंबर टू थिंग इज आपने डायरेक्शन का पता लगाया, नंबर थ्री आपने ये भी पता लगाया कि जब आप करंट की डायरेक्शन को चेंज करते हो तो आपकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी चेंज होती है। सो आई होप आपको ये एक्टिविटी क्लियर है। सो नेक्स्ट टॉपिक इज राइट हैंड थंब रूल। यस, ये मैं आपको बिना बोर्ड पे लिखे वैसे ही आपको करके दिखाती हूं। सपोज ये मेरा राइट हैंड है और ये राइट थंब है, राइट। तो इसके अंदर सपोज ये जो थंब है बेटा ये आपको देता है डायरेक्शन ऑफ करंट और ये अपवर्ड है, तो जो मेरी फिंगर्स हैं वो देंगे आपको डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने अगर करंट को अपवर्ड किया तो आप चेक करें, देखें ये, तो जो मेरी फिंगर्स हैं वो देंगे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और अगर करंट अपवर्ड है तो वो आपकी है एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे ही जब मैं इसको अपोजिट में करती हूँ डाउन में, तो करंट अगर आपका डाउनवर्ड है तो आप ये देखिए जो फिंगर्स हैं, आप खुद भी एक्टिविटी करके देखें, आपके फिंगर क्लॉकवाइज हो जाएंगे बेटा। सो दिस इज ओनली राइट हैंड थंब रूल। इसमें आपको थंब देगा करंट की डायरेक्शन और आपकी फिंगर्स देंगी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। वो या तो होंगी क्लॉकवाइज या आपकी होंगी एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉक एंटी क्लॉक आई थिंक आपको क्लियर है। जो घड़ी की सुई होती हैं उनकी डायरेक्शन में अगर हम चले कि 12 फिर आपका 3 फिर 6 फिर 9 फिर 12, ये क्लॉकवाइज। एंटी में क्या होता है 12 और फिर 9 फिर 6 फिर 3 फिर 12, ये आपका एंटी होता है बेटा। तो प्लीज आप इसको ध्यान दें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस मैक्सिमम जितने आप हो सकते हैं करें, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन जरूर आता है बेटा एग्जाम में, डायरेक्शन से रिलेटेड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। जैसा कि मैंने आपको बताया इस यूनिट में कुछ नहीं है, बस मैग्नेटिक फील्ड को डिस्कस किया गया है तीन केसेस में। एक हम कर चुके हैं स्ट्रेट वायर वाला, स्ट्रेट वायर। अब हमें करना है लूप का और फिर करेंगे सोलेनॉइड का। सो वेट अ मिनट। ये स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक जो आपका है वो है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट थ्रू अ सर्कुलर लूप। सपोज पहले वाले टॉपिक में जो एक स्ट्रेट वायर थी उसको ऐसे बैंड करके बेटा जी हम एक लूप बना दें और फिर उस लूप में से अगर करंट को पास करें तो अब इस लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की शेप और डायरेक्शन कैसी होगी, ये टॉपिक है आपका। सो उसके लिए फिर से अपने एनसीईआरटी की बुक में एक एक्टिविटी है जिसमें ये आपका डायग्राम दिखाया गया है। इसमें हमने एक लूप लिया है और ये अपने पास फिर से कार्डबोर्ड है जिसके ऊपर हम आयरन की फिलिंग को स्प्रिंकल करेंगे। इसके साथ हमने रियोस्टैट को, की को और एक बैटरी को सीरीज में कनेक्ट किया है।
सेम फिनोमेना है, सेम प्रोसेस है। जैसे ही आप की को प्रेस करोगे, सर्किट के अंदर बैटरी के पॉजिटिव से करंट मूव करना स्टार्ट करेगा और जो ये आयरन फिलिंग है इनकी एक शेप बन जाएगी कार्डबोर्ड पे। अगर उसको एग्जैक्ट देखा जाए बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करके तो वो आपकी फील्ड लाइन जूम करके ऐसे दिखती है। अब आपको कैसे पता चलेगा कि हमें इसको ऐसे ही बनाना है, तो मैं आपको एक हिंट बताती हूँ। हम ये माने कि ये अपने पास पोस्ट कंडक्टर है, ठीक है। मैं आपको थोड़ा सा इसको लर्न करवा रही हूँ बेटा, तो आप थोड़ा ध्यान देना, फोकस करना इस चीज पे। सपोज ये वायर है, बाकी को आप भूल जाओ, ठीक है। स्ट्रेट वायर की वजह से जो सर्कल बनता था वो मैंने आपको क्या बताया था, जितना हम उस वायर से दूर जाते जाएंगे वो सर्कल आपका बड़ा होता चलेगा, ठीक है। आप वही माने, आप इस पूरे को भूल जाओ, आप जस्ट याद रखो कि ये सिर्फ एक कोई सर्कल, ये कोई वायर है जो कंडक्टिंग वायर, उसकी वजह से लूप बन रहा है। जैसे जैसे हम यहां से दूर जाएंगे वो सर्कल बड़ा होता चल रहा है और एग्जैक्ट इस कॉइल के सेंटर पे जाके वो लूप आपका यूनिफॉर्म हो रहा है। ऐसा ही सेकेंड एंड पे होगा, इससे जितना दूर जाएंगे वो आपका यूनिफॉर्म होता चलेगा। सो करंट कैरिंग जो सर्कुलर लूप है उसके एंड्स के ऊपर तो बनता है आपका सर्कल, राइट, और बीच में जो आपका होता है वो आपकी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड होती है बेटा। अब इस एंड पे डिपेंड करेगा कि ये इधर होगा इधर, वो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करेगा। सपोज मैं इसको अपना एक थंब मानूं तो ये जो फिंगर्स हैं ये मुझे बताएंगे कि करंट की डायरेक्शन कैसी है। ऐसे आप यहां पे भी आप अप्लाई करके अपना थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल आप निकाल सकते हो कि सर्कल के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या होगी। सो आई होप आपको ये जो है सर्कुलर लूप वाला फंडा ये क्लियर है। इसमें दो बातें और मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहती हूं जो कई बार पीसा बेस्ड क्वेश्चन में पूछी जाती है बेटा, कि सपोज ये जो कॉइल है आपका, अगर मैं इसके अंदर करंट को बढ़ा दूं या इसके नंबर ऑफ टर्न्स को इंक्रीज कर दूं तो मैग्नेटिक फील्ड पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सो डियर स्टूडेंट, मैग्नेटिक फील्ड आपके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है करंट के और आपके नंबर ऑफ जो टर्न्स हैं। सो अगर आप करंट को बढ़ाओगे, नंबर ऑफ टर्न्स को बढ़ाओगे तो दोनों ही केसेस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी। सो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है, एक बहुत लंबी स्ट्रेट वायर को, बहुत लंबी, जिसकी रेडियस बहुत कम है उसकी लेंथ के कंपैरिजन में, उसको अगर मैं वाउंड करूं, ऐसे लपेटूं, किसकी फॉर्म में, स्प्रिंग की फॉर्म में। जैसे एक एग्जांपल बताऊं मैं, अगर मैं एक वायर को ऐसे स्प्रिंग की हेलिकल शेप के फॉर्म में वाउंड करूं तो दैट इज सोलेनॉइड, ये आपका सोलेनॉइड है। अब क्वेश्चन अराइज हुआ क्या, जब भी साइंटिस्ट कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं तो वो कुछ नया नया सोचते हैं। जैसे सबसे स्टार्टिंग में ओर्स्टेड ने सोचा था एक सिंपल स्ट्रेट वायर है, उसके चारों तरफ क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड। फिर आइडिया आया क्यों ना इस स्ट्रेट वायर को ऐसे मोड़ दे, सर्कल की शेप दे दे, तो फिर चेक करें अब इस शेप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। तो किसी और के दिमाग में आया होगा क्यों ना हम ऐसे बहुत सारी सर्कुलर लूप को कंबाइन करके देखें, मींस एक वायर को बहुत सारे सर्कल्स की फॉर्म में बना के देखें, सोलेनॉइड की फॉर्म में बना के देखें, फिर उसके अंदर करंट पास करें तो फिर उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा। अब अपना खुद अपना दिमाग लगा के देखें, एक छोटी सी वायर की वजह से थोड़ी मैग्नेटिक फील्ड, एक लूप की वजह से ज्यादा, तो अगर ऐसे से बहुत ज्यादा लूप कर देंगे तो मैग्नेटिक फील्ड तो बहुत ज्यादा नहीं हो जाएगा बेटा। सो यस, बिल्कुल आप बिल्कुल ठीक डायरेक्शन में जा रहे हैं। मैं आपको यही सिखाना चाहती हूँ कि अगर हम एक वायर, बहुत लंबी वायर होगी तो उसका तो स्पेस ज्यादा हो जाएगा। अब हमें अगर कम स्पेस में ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करनी है तो हमें उसकी शेप चेंज करनी पड़ेगी। इसीलिए शायद साइंटिस्ट के दिमाग में ये सोलेनॉइड का कॉन्सेप्ट आया होगा। सो वेट अ मिनट, yes student, next topic is magnetic field due to a current in a solenoid। अगर एक सोलेनॉइड के अंदर करंट को पास किया जाए तो वो कैसे बिहेव करती है। तो डियर स्टूडेंट, उसको दिखाने के लिए मैंने एक ये डायग्राम बनाया है। ये एक सोलेनॉइड है जो कॉपर की वायर को हमने इंसुलेटली, मतलब अलग अलग सेपरेटली उसको बाउंड किया है एक सिलेंड्रिकल शेप देने की फॉर्म में, राइट। और इसको बोलते हैं हेलिकल शेप, स्प्रिंग शेप बोल सकते हो, एज यू विश। अब इसके एक एंड को बैटरी और की से कनेक्ट किया है और फिर ज्वाइन किया है। जैसे ही की को प्रेस करोगे सोलेनॉइड में करंट पास करेगा और जो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है या लाइंस हैं उनकी शेप इस टाइप से कुछ बनेगी। तो इसको अगर हम कंपेयर करें, अगर आपको ध्यान हो तो हमने जब बार मैग्नेट बनाया था तो आपको लगेगा कि दोनों की जो मैग्नेटिक फील्ड की शेप है वो बिल्कुल सेम है। यस स्टूडेंट,
कई बार बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है, सिंपल इतना भी आ सकता है कि ड्रॉ द मैग्नेटिक फील्ड लाइन ड्यू टू सोलेनोइड और अ बार मैग्नेट। आपका 1 मार्क्स पे 2 मार्क्स का सिंपल आपको ड्राइंग करनी भी आ सकती है ये। सो प्लीज आप इनको थोड़ा बनाना अच्छे से सीख लेना। यहाँ पे भी सोलेनोइड में जब करंट पास होता है तो वो मैग्नेटाइज हो जाती है, में से टाइप से मैग्नेट बन जाती है। उसका एक पोल आपका नॉर्थ हो जाता है, दूसरा क्या हो जाता है, साउथ। जो आपकी सोलेनोइड होती है बेटा, उसके सेंटर में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आपकी यूनिफॉर्म होती है, और इस फॉर्मूला से हम उसको नोट कर सकते हैं, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। ठीक है, यहाँ पे n आपका नंबर ऑफ टर्न्स है, I आपका करंट है। नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ाओगे, करंट बढ़ाओगे, तो दोनों ही केसेस में आपकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी। ये जो आपका म्यू नोट है ये एक टाइप से कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 4 पाई इंटू 10⁻⁷ होती है आपकी, राइट। अब नेक्स्ट थिंग है, मैंने इस डायग्राम में क्या दिखाया है, सपोज आपके पास कोई सोलेनोइड है और सोलेनोइड के अंदर आप कोई स्टील रोड या आयरन, सॉफ्ट आयरन की रोड को इंसर्ट करते हो, तो क्या होगा, वो उस स्टील को या उस आयरन को मैग्नेटाइज कर देगी, मींस मैग्नेट बना देगी। और सपोज अगर आपने उसको स्टील रोड को अंदर डाला है तो वो आपकी बन जाती है एक टाइम के बाद परमानेंट मैग्नेट। लेकिन अगर आपने सॉफ्ट आयरन को डाला है तो वो आपकी बनती है इलेक्ट्रोमैग्नेट। इलेक्ट्रोमैग्नेट को टेम्परेरी मैग्नेट भी बोलते हैं। इसका क्या मीनिंग है, जैसे ही अगर आप इसमें से यहां से करंट को ऑफ करोगे, मींस की को बाहर निकालोगे, तो उस टाइम पे करंट स्टॉप हो जाएगा। सो ये जो आपकी सोलेनोइड है, इसके अंदर जो आपने आयरन की रोड को डाला है, ये मैग्नेटाइज होनी बंद हो जाएगी और एक टाइप से ये वापस से आपकी आयरन बन जाएगी। लेकिन स्टील की कुछ ऐसी कैरेक्टरिस्टिक होती है बेटा, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे, जब हम डिस्कस करेंगे, 3rd यूनिट है वहां पे भी, तो 3rd यूनिट में डिटेल में बताया गया है कि स्टील है आपका, वो आपका परमानेंट क्यों बनता है, या जैसे आपका सॉफ्ट आयरन है वो आपका मींस इलेक्ट्रोमैग्नेट क्यों बनता है टेम्परेरी, और वो परमानेंट क्यों बनता है। तो इसमें बहुत सारा है, डिटेल में है ये आपका वहां पे। अभी फिलहाल के लिए आपको क्या याद रखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है, जब उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो वो मैग्नेटाइज हो जाए, और जब उसको रिमूव किया जाए, बाहर निकाला जाए, तो वो वापस से अपने उसी कैरेक्टरिस्टिक में आ जाए, तो वो आपका होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। सो इन दिस मैनर वी कैन कंप्लीट दिस टॉपिक। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन अ मैग्नेटिक फील्ड। एक करंट कैरिंग कंडक्टर, जैसे मैंने को स्टार्टिंग में अपनी क्लास में बताया था, अगर एक चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस चार्ज पार्टिकल पे QVB इतनी फोर्स लगाती है। लेकिन अगर मैं बात करूं किसी कंडक्टर की, तो कंडक्टर पे कितनी फोर्स लगेगी, और वो अट्रैक्टिव होगी, रिपल्सिव होगी, वो भी हम एक एक्टिविटी के थ्रू करेंगे, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है। कई बार एग्जाम में आपकी डायरेक्ट एक्टिविटी भी आ जाती है बेटा, सो इसीलिए मैं साथ के साथ आपको एक्टिविटी भी समझा रही हूं, क्योंकि वो उस टॉपिक से रिलेटेड है। सो वेट अ मिनट। Yes student, next topic is force on a current carrying conductor in a magnetic field। देखो हमने ये बोला बेटा कि एक करंट कैरिंग कंडक्टर के चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है, ठीक है। अब हम इस एक्टिविटी के थ्रू, जो आपकी एक्टिविटी है बुक की, एनसीईआरटी बुक की, अब इसमें हम ये प्रूफ करेंगे कि जो आपका करंट कैरिंग कंडक्टर है उसके ऊपर भी फोर्स लग रही है, किसके थ्रू, मैग्नेटिक फील्ड के सोर्स के थ्रू। जैसे इस प्रेजेंट एक्टिविटी में क्या लिया गया है मैं आपको बताती हूं। एक स्टैंड है बेटा, ठीक है, स्टैंड के यहां पे हमने ए बी एक एल्यूमिनियम की 5 सेंटीमीटर की रोड ली है हमने, ठीक। ये जो ये दिख रहा है आपको यू शेप का, ये भी एक टाइप का मैग्नेट होता है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। इसका नाम होता है हॉर्स शू मैग्नेट, ठीक है। ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाया है, इसी अरेंजमेंट में आपको इसको कनेक्ट करना है। जैसे रोड का ए टर्मिनल आपको स्टार्टिंग में बैटरी के नेगेटिव से जोड़ा, बी को आपने बाउंड करके आपने की के साथ और बैटरी के पॉजिटिव के साथ जोड़ा। ऐसा करते हैं, जब आप की को प्रेस करोगे तो सर्किट में पॉजिटिव से नेगेटिव आपका करंट मूव करेगा। स्टार्टिंग में हम मान लेते हैं कि आपका जो करंट है वो बी से ए की साइड मूव कर रहा है, और आपने ये जो हॉर्स शू मैग्नेट है, इसके जो 2 पोल होते हैं नॉर्थ और साउथ, उसमें नॉर्थ पोल को इस रोड के नीचे पुट किया है, साउथ को ऊपर। ऐसा करने से हम क्या देखते हैं, ये जो रोड है आपकी, ये आपकी लेफ्ट में डिफ्लेक्ट होती है। इसका क्या मीनिंग है इस बात का,
एम्पियर एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने सजेस्ट की थी ये बात कि ये नहीं है बेटा कि आपका करंट कैरिंग कॉइल ही मैग्नेट के ऊपर आपका फोर्स लगाता है, इवन आपका मैग्नेट भी करंट कैरिंग कॉइल पे फोर्स लगाता है बेटा। सो ये प्रूफ होता है इस चीज से कि ये जो आपका मैग्नेट था, इसने इस रोड के ऊपर फोर्स लगाई, तभी ये फोर्स आपकी कहां गई, लेफ्ट में। आप इस एक्टिविटी को 4 टाइप से कर सकते हो। 4 टाइप से कैसे? नंबर 1, सपोज आप इस बैटरी को ऐसे ही रहने देते हो, ठीक है, और आप हॉर्स, ये जो शू मैग्नेट है, इसका नॉर्थ पोल को नीचे रखते हो, साउथ को ऊपर रखते हो, ठीक। सेकेंड में आप इसी अरेंजमेंट में आपका हॉर्स शू और एल्यूमिनियम रोड एज इट इज है, इस बैटरी को रिवर्स कर दो। रिवर्स करोगे तो अब की बार जो करंट है वो आपका A to B जाएगा, तो इस टाइम पे फिर से फोर्स लगेगी, लेकिन ये जो आपकी रोड है ये आपकी कहां मूव करेगी, राइट के अंदर। 2 केस हो गए। थर्ड और फोर्थ केस में हम ऐसे भी कर सकते हैं कि स्टार्टिंग में अगर हमने हॉर्स शू का नॉर्थ को नीचे रखा है, तो अगले 2 केसेस में, थर्ड और फोर्थ में, हम यहाँ पे साउथ को रख लें, फिर साउथ को यहाँ रखें, नॉर्थ को ऊपर, और फिर से बैटरी की डायरेक्शन को दोनों टाइम रिवर्स फॉरवर्ड करके देखें, तो इस टाइप से अपने पास 4 केसेस आएंगे। अब चारों केसेस में ऑब्जर्व करना, जो आपकी फोर्स है वो डिपेंड करेगी आपकी करंट पे, आपकी करंट की स्ट्रेंथ पे भी डिपेंड करेगी है। सो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है इस एक्टिविटी से। तो जब आप स्टडी करेंगे तो आपको 2 इंपॉर्टेंट बातों का पता चलेगा, जो मैंने आपकी बोर्ड पे लिखी है। नंबर 1, magnet must exert an equal and opposite force on the current carrying conductor. First conclusion. Second is displacement of the road. ये जो डिस्प्लेसमेंट है, जो मोमेंट है रोड का लेफ्ट या राइट में, इज लार्जेस्ट, ये ज्यादा देखने को मिलेगा इसका डिस्प्लेसमेंट, व्हेन द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज एट राइट एंगल। जब ये जो फोर्स है आपका, जो करंट है, उसकी डायरेक्शन किस एंगल पे हो, 90 डिग्री पे, कहने का मतलब परपेंडिकुलर हो। अब एक लॉ है आपका जो हमें 3 चीजों के बारे में रिलेट करता है, मीन्स आपकी फोर्स को, आपकी मैग्नेटिक फील्ड को, आपके करंट को, और इसको बुक में फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लिखा गया है। इस रूल में जो अपना लेफ्ट हैंड है बेटा, मैं आपको थोड़ा बताना चाहती हूं, ये सपोज अपना लेफ्ट हैंड है, इसमें हमें इन 3 चीज पे फोकस करना है, ठीक है। 3 चीज पे क्या, ये जो थंब है आपका, ये आपको फोर्स की डायरेक्शन देगा, ठीक है। ये फर्स्ट फिंगर है आपकी, जो फर्स्ट फिंगर है, ये आपको डायरेक्शन देगी फील्ड की। तो ये जो आपकी सेकेंड फिंगर है, ये आपको डायरेक्शन देगी बेटा जी करंट की। मैं बच्चों को एक छोटा सा हिंट बताती हूं, जैसे सीबीआई होता है बेटा, सीबीआई पुलिस फोर्स होती है ना, आप एफबीआई याद करो, एफबीआई, ठीक है, एफबीआई। एफ का मतलब फोर्स, बी का मतलब मैग्नेटिक फील्ड, आई का मतलब करंट। एफबीआई, फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड, करंट। आप इसको ऐसे लर्न कर सकते हो। सो मैं इसे तीनों आपस में परपेंडिकुलर है, सो ये रिलेट है आपस में, इसी से हम डायरेक्शन बता सकते हैं। और आपके इस रूल के ऊपर, ये रूल की वजह से आप डायरेक्शन निकाल सकते हो करंट की, मैग्नेटिक फील्ड की, फोर्स की। और इस लॉ को हम आगे जो आपके टॉपिक्स हैं, लाइक मोटर है, आपका जनरेटर है, या फिर आपके कोई और मैकेनिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, वहां पे हम ये लॉ लगाते हैं। क्योंकि मैंने आपको बताया है जनरेटर वाला टॉपिक आपके सिलेबस से डिलीट हो गया है, तो उसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट अब हमारे पास 2 टॉपिक बचते हैं और इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में कई बार आपका इलेक्ट्रिकल मोटर 5 मार्क्स में आया है बेटा, 5 मार्क्स में। और सेकंड, ये जो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, ये आपका मोस्ट ऑफ द टाइम 3 मार्क्स में आता है। सो 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप वीडियो को आगे तक देखते रहें, लेक्चर के साथ बने रहें, क्योंकि अब हम जो आगे 2 टॉपिक करने वाले हैं, ये पेपर के, बोर्ड के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो वेट अ मिनट। यस स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक मोटर, और ये मैं आपको 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग करवाने जा रही हूं। सपोज बेटा जी आपको ये 5 मार्क्स में आता है, तो आप पूरे 5 मार्क्स, पूरे 5 नंबर कैसे लें? तो उसके लिए मैंने आपके लिए कुछ स्टेप्स लिखे हैं, आप इन स्टेप्स को फॉलो करके 5 मार्क्स ले सकते हैं। जैसे नंबर 1, आप इलेक्ट्रिकल मोटर की डेफिनेशन लिख के आ सकते हैं कि एक ऐसा डिवाइस है दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। नंबर 2 में आप इसका प्रिंसिपल लिख के आ सकते हैं कि द इलेक्ट्रिकल मोटर इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल दैट
व्हेन अ करंट कैरिंग वायर इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंस फोर्स। अब ऐसे इसका जो प्रिंसिपल है वो लिख के आ सकते हैं। नेक्स्ट इज डायग्राम, जो कि आपका मैंने बोर्ड पे बना रखा है। इसमें दो आपके नॉर्थ और साउथ आपका मैग्नेटिक पोल्स हैं। स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रेडियल दे रखा है। पी क्यू आर एस आपके पास एक आर्मेचर क्वाइल है। इस क्वाइल को आगे एक्स और वाई आपके ये जो है ये और ये आपके कार्बन के ब्रशेस हैं। हाफ आपकी इसको बोलते हैं स्लिप रिंग्स, ये आपकी सी एंड डी स्लिप रिंग कॉम्यूटेटर जो सी और डी पोजिशन पे है आपका। उसके बाद आपकी एक बैटरी लगा रखी है और एक आपकी की लगा रखी है जो आपको क्या प्रोवाइड करेगी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्वाइल को रोटेट करवा के उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करवाएगी। सो एक टाइप से डायग्राम भी मैंने आपको बता दिया और जो नेक्स्ट स्टेप में इसकी कंस्ट्रक्शन है वो भी मैंने डिस्कस कर दिया आपको। ये आपको थ्योरेटिकल लिख के आना है। कंस्ट्रक्शन में क्या होता है बेटा, क्या क्या चीजें आपके सर्किट में लगी हैं वो सारी, ठीक है। तो आप इसको कंस्ट्रक्शन को भी पॉइंट की फॉर्म में लिख के आ सकते हो अगर आप चाहते हो तो। पैराग्राफ के फॉर्म में लिख के आओ एज यू विश, या पॉइंट बनाओगे तो और अच्छी बात है। पॉइंट्स में क्या कर सकते हो, जैसे नंबर 1 पे आप डाल सकते हो कि स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, नंबर 2 पे आर्मेचर क्वाइल, नंबर 3 पे कार्बन ब्रशेस, नंबर 4 के ऊपर स्लिप रिंग कॉम्यूटेटर, आप ये डाल सकते हो कंस्ट्रक्शन में। अब आते हैं इसके वर्किंग के पार्ट पे। सो वर्किंग के अंदर क्या होगा, जैसे आप की को प्रेस करोगे आपका एक डायरेक्शन में करंट जाएगा। तो सपोज फर्स्ट टाइम पे आपका पी क्यू जो ये इसका ये वाला जो एज है ये आपका ऊपर आता है, तो जो ये आर ऐसे ही आपका नीचे जाएगा। यहां पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। क्यों, आपको मैं यहां बताती हूं। सपोज नॉर्थ से साउथ ये आपकी है, यस ये आपकी है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, ये आपका करंट है, तो इसके अंदर डाउनवर्ड आपकी लगेगी फोर्स, ठीक है। ऐसे ही एग्जैक्ट अगर इस पोजीशन पे देखें तो मैग्नेटिक फील्ड तो यही है ये करंट की, तो इस एंड पे परपेंडिकुलर अपवर्ड लगेगी, जिसकी वजह से नेक्स्ट टाइम पे ये एंड आपका ऊपर आएगा और ये एंड आपका नीचे जाएगा, तो आपकी कॉइल रोटेट करेगी। अब जब ये मूव करेगी बेटा तो ये आपकी अटैच है इन रिंग के साथ में और ब्रशेस के साथ में। तो ये जो आपकी स्लिप रिंग्स है, कई बार इसका फंक्शन भी आता है पेपर में कि व्हाट इज द पर्पस या फंक्शन ऑफ स्लिप रिंग कॉम्यूटेटर। तो इसका फंक्शन ये है कि ये हर बार जब आपकी कॉइल मूव करेगी तो उसके अंदर करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देगा और ये इंश्योर करेगा कि आपकी कॉइल के अंदर ये जो सर्किट है इसके अंदर जो आपका करंट है वो आपका इस टाइप से बिहेव करे कि आपकी मोटर है वो जो कॉन्टिन्यूअस एक ही डायरेक्शन में आपकी रोटेट करे बेटा। सो इस ये आपका पर्पस है। सो ये आपकी वर्किंग है। एक बार वन टाइम में ये आपका हाफ ऊपर जाएगा तो सेकेंड टाइम में नीचे वाला जो आपका एंड है एच है वो आपका ऊपर जाएगा। तो 2 हाफ करके आप इसकी वर्किंग को एक्सप्लेन करके आ सकते हो। लास्ट और 6 पॉइंट है इसका यूज। इलेक्ट्रिकल मोटर कहां कहां पे यूज होती है, तो इलेक्ट्रिकल मोटर आपकी जैसे वॉशिंग मशीन है, आपकी एलिवेटर है, लिफ्ट है, कई आपके जूसर मिक्सर ग्राइंडर है, मतलब बहुत सारे ऐसे आपके इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं इलेक्ट्रॉनिक के जहां पे आपकी इलेक्ट्रिकल मोटर यूज होती है। सो इन दिस मैनर वी कैन कंप्लीट आवर दिस इलेक्ट्रिकल मोटर 5 मार्क्स टॉपिक। Last topic of this class is electromagnetic induction. Very, very important topic. So wait a minute. Yes, student. Last topic of today's class is electromagnetic induction. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है ये एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फिनोमिना था जो डिस्कवर किया है माइकल फैराडे। माइकल फैराडे एक बहुत ग्रेट साइंटिस्ट थे जिन्होंने ये डिस्कवर करके दिखाया कि अब तक तो जो ओर्स्टेड ने बात बोली थी कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन फैराडे ने फर्स्ट टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस करके दिखाया। कैसे, वो हम सीखते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में बेटा 2 एक्टिविटी है, 13.8 और 13.9। ये दोनों एक्टिविटी ये प्रूफ करके दिखाती हैं कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं सो उसकी वजह से सेकेंड कॉइल में करंट इंड्यूस होता है, राइट। सो इसमें आपको क्या दिखाया गया है, एक कॉइल ली गई है जिसके साथ एक गैल्वेनोमीटर अटैच किया गया है और ये अपने पास है मैग्नेट। ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है बेटा, आपने एमीटर सुना है, वोल्ट मीटर सुना है। एमीटर होता है जो करंट मेजर करे,
वोल्टमीटर होता है जो वोल्टेज मेजर करे। ये गैल्वेनोमीटर क्या है और ये क्या मेजर करता है? गैल्वेनोमीटर एक ऐसा सेंसिटिव डिवाइस है जो कि सर्किट के अंदर जब करंट प्रोड्यूस होता है तो उसको मेजर करता है। सेंसिटिव बोला मतलब इतना कम करंट भी ये सेंस करता है, मेजर करता है, जो आपका एमीटर नहीं कर पाता। एमीटर में, वोल्टमीटर में जो रीडिंग होती है वो 0 से स्टार्ट होती है बेटा, लेकिन गैल्वेनोमीटर के अंदर आपकी दो साइड पर डिफ्लेक्शन होती है। इसमें 0 सेंटर पे होती है, इसके नीडल फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों में मूव कर सकती हैं डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, राइट। तो क्योंकि इस कॉइल के अंदर बहुत ज्यादा करंट तो इंड्यूस नहीं होगा कि हम यहाँ पे एमीटर लगाएं जो उसको सेंस करे। इतना कम करंट होगा जो एमीटर भी सेंस नहीं कर पाता आपका, वो आपका ये गैल्वेनोमीटर करता है। तो हमने यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर को लगाया सेंस को, मतलब करंट की जो भी वैल्यू आएगी उसको सेंस करने के लिए, उसको मेजर करने के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये जो बार मैग्नेट है, जो मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है, इसको हम इस कॉइल के पास लेके जाएंगे। जैसे ही हम इसको इस कॉइल के पास लेके गए तो इस कॉइल, इस मैग्नेट की वजह से इस कॉइल के अंदर एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, जिसकी वजह से इसके अंदर इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस होगा जो कि इंड्यूस करंट का काम करेगा। तो ये गैल्वेनोमीटर उस करंट को सेंस करेगा और इसकी निडल थोड़ी सी डिफ्लेक्ट होगी, मूव करेगी। सेकंड में अगर मैं इस बार मैग्नेट को पीछे लेके जाती हूँ बेटा, अवे, तो उस टाइम पे भी इस कॉइल के साथ में इसका जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, जो नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइन है, वो चेंज होंगी, वो डिक्रीज होंगी। कहने का मतलब चेंज तो हुआ ना। फर्स्ट टाइम में जब पास आए तो मैग्नेटिक लाइन इसके अंदर से ज्यादा पास हुई, जब दूर लेके गए तो कम पास हुई। दोनों ही केस में चेंज होगा, जिसकी वजह से यहां पे करंट इंड्यूस होगा, जो आपका ये गैल्वेनोमीटर आपको दिखाएगा कि कितना करंट इंड्यूस हुआ। आप ये सेम फिनोमिना साउथ के साथ भी कर सकते हो कि सपोज आप साउथ को पास लेके जा रहे हो और साउथ को दूर लेके जा रहे हो, उस केस में भी आपको यहाँ पे करंट देखने को मिलेगा। अब फैराडे ने इस सारी चीज को ऑब्जर्व करके दो लॉ दिए थे बेटा। फर्स्ट लॉ में तो उनका यही है कि जब तक आप इसको मूव करोगे, ये मोमेंट कंटिन्यू रहेगा, तब तक ही आपका करंट इंड्यूस होगा। सपोज मान लो मैं इसको यहीं पे स्टॉप कर देती हूँ, मोमेंट नहीं करवाती इसका, तो कोई भी आपका करंट इंड्यूस नहीं होगा यहाँ पे। या फिर आप सपोज यहां पे इसको रोटेट करवाते हो ऐसे ही, इसी पोजीशन पे रोटेट, तब भी आपका इसके साथ में कोई फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। लेकिन अगर आपको इसको इस सेंस में रोटेट करवाते हो आगे पीछे, सपोज आप इसको एक बार ऐसे लेके जाते हो, एक बार ऐसे करते हो, तो इस पोजीशन और इस पोजीशन में, दोनों पोजीशन में फ्लक्स चेंज होगा। तो ये कुछ उसके एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे जो उसने किए थे। साथ ही उसने ये भी बताया रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, इस बात पे भी आपका करंट डिपेंड करता है। एक सपोज स्टूडेंट इसको पास और दूर धीरे धीरे लेके जाता है, स्लोली, एक इसको थोड़ा इस सेम प्रोसेस को फास्टली करता है, तो दोनों ही केसेस में करंट का मेजरमेंट डिफरेंट डिफरेंट आपका आएगा। तो यहां से उसने ये ऑब्जर्व किया। फिर डियर स्टूडेंट्स ने क्या किया, मैग्नेट की पोजीशन को स्टॉप कर दिया। अब की बार उसने इस करंट कैरिंग जो ये आपकी जो कॉइल है जिसके साथ गैल्वेनोमीटर अटैच है, इसको मूव करके देखा। उस केस में भी सेम रिजल्ट देखने को मिला। फिर नेक्स्ट उसने, ये 12th क्लास का सेम टॉपिक है बेटा, जब आप 12th क्लास में हो जाओगे तो वहां पे एक कंप्लीट यूनिट है आपकी इस अकेले टॉपिक पे, पूरी यूनिट, पूरा चैप्टर। तो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये, और आज की लाइफ में तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम कई फिजिक्स के जो इंस्ट्रूमेंट्स है, मतलब वो इस फिनोमेना पे, ईएमआई पे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे आपके बेस्ड है। तो आपको मैं एक और एक्टिविटी बताती हूँ जो आपकी बुक में नहीं दे रखी है। वो एक्टिविटी क्या है, हमने पढ़ा है एक बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स होती है, ऐसे ही एक करंट कैरिंग कॉइल भी मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स है। तो सपोज सेकेंड टाइम पे, आप इस एक्टिविटी को यहां देखिए, मैं आपको यहां बताती हूँ। सेकेंड टाइम पे हमने मैग्नेट नहीं लिया, हमने एक और कॉइल ली जिसके साथ में एक सेल या बैटरी अटैच कर दी और की लगा दी। तो कहने का मतलब जब की को प्रेस करोगे, इसके अंदर से करंट पास होगा, तो ये भी आपका मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स बन जाएगा। अब आप सपोज इस सोर्स को भी आगे पीछे करते हैं तो आपको सेम फिनोमेना देखने को मिलेगा। लेकिन जो थर्ड केस है, जो आपकी बुक में है, ये एक्टिविटी जो 13.9 है, उसमें क्या दिखाया गया है, उसमें ये दिखाया गया है प्यारे बच्चों कि सपोज हमारे पास दो कॉइल है ए और बी, ये प्राइमरी है और ये आपके पास सेकेंडरी है।
इनमें से आप किसी को भी मूव नहीं करते हो, ना ए को ना बी को, ना प्राइमरी को ना सेकेंडरी को। आपको जस्ट क्या करना है, पहली कॉइल के साथ एक सेल या बैटरी लगानी है, की लगानी है, और दूसरे के साथ एक गैल्वेनोमीटर लगाना है। क्या देखते हो आप, जब यहां से हमने की को प्रेस किया, सो एक मोमेंटरी डिफ्लेक्शन आपको यहां देखने को मिलता है। कहने का मतलब इस मोमेंटरी चेंज की वजह से कि आपने इसके अंदर हल्की सी या थोड़े टाइम के लिए करंट को ऑन किया, तो इसके साथ फ्लक्स लिंक था वो सेकेंडरी के साथ चेंज हुआ, जिसकी वजह से इंड्यूस पोटेंशियल डिफरेंस हुआ, उसकी वजह से आपका करंट हुआ। क्यों? क्योंकि V इक्वल टू आई आर, पोटेंशियल की वजह से आपको करंट इंड्यूस होने को मिलता है। क्योंकि ये बैटरी या जो सेल होता है, ये किसका सोर्स होता है, कि ईएमएफ का, पोटेंशियल का तो सोर्स होता है ना बेटा। तो इसकी वजह से तुमने सेकेंडरी में पोटेंशियल को जनरेट कर दिया। सो आई होप आपको ये जो मैंने छोटी छोटी बात बताई ईएमआई की, कि फर्स्ट कॉइल की वजह से सेकेंड में आपका करंट जनरेट हुआ, ये सारा का सारा आपका ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ये जो टॉपिक है इसके अंडर आता है। ठीक है, सो ये इसकी डेफिनेशन में भी आप लिख के आ सकते हो। सो डियर स्टूडेंट, इन दिस मैनर वी कैन कंप्लीट आवर चैप्टर नंबर 13। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बच्चों।